यामिनी होस्ट के तो एक बार थोड़ा सा वीडियो में आ जाए सही तरीके से, चेहरा आपका आपका हेड हेड आ रहा है। यस, ओके ओके, स्टार्ट मैम। आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी जी, ठीक है सर। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन को? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो कल हम लोगों ने जो टॉपिक किया था वो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, BES 121 जो सब्जेक्ट है हमारा बीएड का, और उसके अंदर हमने ब्लॉक 1 को कवर किया था और उसमें हमने चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस की बात की थी और साथ में सोशलाइजेशन प्रोसेस के बारे में हमने समझने की कोशिश की, सोशलाइजेशन क्या होता है और उसकी एजेंसीज क्या है। अगर इसी विषय को हम थोड़ा आगे लेकर के जाते हैं तो हमारा आज का ब्लॉक 2 जो है वो है ग्रोइंग अप इन्फेंसी टू चाइल्डहुड। हम किस प्रकार ग्रो करते हैं, और इसके अंदर मैंने 2 यूनिट्स कवर करने की कोशिश की है क्योंकि ये काफ़ी डिटेल्ड है और काफ़ी इन डेप्थ है। तो ये यूनिट्स हैं आपके अंडरस्टैंडिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले तो हमें यही समझना ज़रूरी है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है और चाइल्ड डेवलपमेंट के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं। तो इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूं, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि हर व्यक्ति जो है वो अपनी ज़िंदगी में थ्रू आउट इवॉल्व करता रहता है, ग्रोथ होती रहती है, कुछ डेवलपमेंट होती रहती है, और अक्सर हम इन टर्म्स को काफ़ी सिनोनिमस तौर पे लेते हैं। सिनोनिमस का मतलब है कि हम कहते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है ये एक ही वर्ड्स हैं, और हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो हमेशा आते रहते हैं, और हम कहते हैं हाँ, अगर किसी व्यक्ति की ग्रोथ हो रही है तो डेवलपमेंट भी हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है तो ग्रोथ भी हो रही है। और अगर आप लोग अपनी पुरानी कोई फोटो निकाल के देखिए तो आपको खुद को पता लगेगा कि आपके अंदर कितने ज्यादा चेंजेस आ गए हैं, इवन एक्सटर्नली भी, है ना। जैसा आप पहले दिखते थे वैसे नहीं दिखते हैं। इवन अगर आप 2-4 साल पुरानी भी पिक्चर्स देखिएगा अपनी, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि हम आगे बढ़ते रहते हैं। ये एक सिस्टमेटिक चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर आते रहते हैं। और ये भी जरूरी है जानना कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये एक ऐसा विषय है जो कि हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग स्टेज पे और अलग अलग डायमेंशन में डिफरेंट होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति के अंदर बहुत फास्ट चेंजेस आते हैं और किसी के अंदर जैसे कह लीजिए कि चेंजेस जो है वो इतने फास्ट नहीं आते। कुछ बच्चे बचपन में ही बड़े अच्छी हाइट गेन कर लेते हैं, ग्रो करना शुरू कर देते हैं, पर जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वो देखने में आता है कि उतनी हाइट उनकी गेन नहीं हो रही। तो ये और उसी एज के उस बच्चे जो हैं उसकी क्लास में वो अलग ज्यादा हाइट के भी निकल आते हैं। तो ये या तो 2 कारण हो सकते हैं इसका, या तो एक जेनेटिक हो सकता है, जेनेटिक इनहेरिटेंस, यानी कि वो अपने अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से वो ट्रेट्स जो है, वो क्वालिटीज जो है वो इनहेरिट कर रहे हैं, जिसे हम आनुवांशिकता कहते हैं। या एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि किसी को खाना पीना अच्छा नहीं मिला तो नेचुरली उसकी हाइट पे और उसकी ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट को आज हमने समझना है, तो पहले हम एक एक करके इस टर्म को समझेंगे। तो देखिए ग्रोथ क्या होता है। जैसा मैंने अभी बताया कि लोग अक्सर इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही वर्ड है, पर ग्रोथ जो होती है हमारी क्वांटिटेटिव चेंजेस से हमारा मतलब होता है। क्वांटिटेटिव चेंजेस मतलब जिनको मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हाइट है किसी व्यक्ति की बढ़ रही है, या वेट बढ़ रहा है, या उसके इंटरनल ऑर्गन्स का डायमेंशंस बढ़ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव चेंजेस को हम रेफर करते हैं। जैसे इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गन्स, आपका हेड का साइज, आर्म्स का साइज, पूरी बॉडी की हाइट का हाइट होना, बढ़ना, या मसल्स का ग्रो होना। तो ये जो ग्रो है ये हमारे
क्वांटिफाइबल होते हैं। और नेचुरली अगर आप देखेंगे कि ग्रोथ एक स्टेज पे जाके आपको लगता है कि शुरू में जैसे आप देखते हैं छोटे बच्चे की ग्रोथ बड़ी तेज होती है, फिर थोड़ा जैसे बड़ा होता है फिर स्लो होती है। कल भी मैंने बताया था कि ये एक बहुत ही स्मूथ रफ्तार से चल रही हुई गाड़ी की तरह नहीं है। तो ये अपने टर्न्स लेती रहती है, कभी स्लो कभी फास्ट कभी स्लो, फिर एडोलेसेंस में आके पीक पे आती है ग्रोथ, और फिर धीरे से एडल्टहुड में जाके स्लो हो जाती है, और ओल्ड एज में जाके काफी ज्यादा स्लो हो जाती है, रादर वीक भी होने लगती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये ग्रोथ एक ऐसा टर्म है जो क्वांटिफाइबल है, यानी कि हम जिसको मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल द क्वालिटेटिव चेंजेस। क्वालिटेटिव चेंजेस मींस विच आर रिलेटेड टू इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनिंग। जैसे आप कोई काम अच्छा बेहतर करना सीख जाते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि ये एक डेवलपमेंट है। जैसे मान लीजिए आप छोटे थे तो आप अच्छी तरह पढ़ नहीं पाते थे, लिख नहीं पाते थे, जैसे जैसे बड़े हुए आपने पेन अच्छे से पकड़ना शुरू कर दिया, लिखना अच्छे से शुरू कर दिया, तो ये क्या है, आपकी इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनिंग है। वो बॉडी की ग्रोथ के साथ भी एसोसिएटेड है। जो छोटा बच्चा होता है उसके मसल्स इतने डेवलप नहीं होते कि वो पेन को इतने अच्छे तरीके से पकड़ सके या बहुत सुंदर पेंटिंग बना सके, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी बॉडी के मसल्स भी डेवलप होते हैं और साथ में उसका मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, जिसे हम कोग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। तो डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली कोहेरेंट चेंजेस। अगर आप पप्पू स्वामी की बुक देखेंगे तो उन्होंने ऐसे ही डिफाइन किया इसको। प्रोग्रेसिव सीरीज का मतलब होता है जो आगे लेके जाती है, ऑर्डरली का क्या मतलब होता है, जो कि सिस्टमैटिक होती है, और कोहेरेंट का मतलब होता है जो पिछले चेंजेस हो चुके हैं और जो आगे होने वाले हैं उनका आपस में एक रिलेशन होता है। और ये सारे चेंजेस जो है हमारे, वो बेसिकली हमारे को फंक्शनली मैच्योर करने के लिए होते हैं। जो ग्रोथ होती है वो हमको फिजिकली मैच्योर करती है, पर डेवलपमेंट जो है वो हमें फंक्शनली किसी कार्य करने की क्षमता को अच्छा करना, इम्प्रूव करना, वो डेवलपमेंट के अंदर आता है। Now let us take some examples of growth and development. Like for example, जैसे मैं आपसे पूछूं, आप अपने चैट बॉक्स में आंसर कीजिएगा कि अगर हाइट एंड वेट है किसी का बढ़ना, तो ये क्या, आप इसको क्या समझते हैं कि ये ग्रोथ है या डेवलपमेंट है? या अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल लूं, आप पहले हाइट एंड वेट का बताइएगा मुझे कि क्या ये ग्रोथ से एसोसिएटेड है या डेवलपमेंट से एसोसिएटेड है? या अगर मैं आपसे ये कहूं कि एग्जाम में अच्छे नंबर आपने लेने हैं, तो क्या ये ग्रोथ से एसोसिएटेड है या डेवलपमेंट से एसोसिएटेड है? You can write your answers in the chat box. I would like to see. Yes, answers are coming. इसमें मैं देख सकती हूँ कि आप लिख रहे हैं कि जो हमारी इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनिंग है, जैसे एग्जाम्स के लिए हमने पढ़ा और अच्छे नंबर लिए, वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और हाइट एंड वेट जो है हमारी वो ग्रोथ से रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है ये समझ में आ रहा है। तो देखिए आज अब हम स्टडी करेंगे व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये गवर्न करते हैं हमारी ह्यूमन बींग्स की डेवलपमेंट को, चाहे वो किसी भी स्टेज में हो, चाहे वो छोटे इन्फेंसी स्टेज हो, चाइल्डहुड हो, एडल्टहुड हो, कोई भी स्टेज हो। सबसे पहली बात क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। What is the meaning of principle of continuity? That is, development is continuous. It starts from womb to tomb. जब बच्चा माँ प्रेग्नेंट होती है और उस टाइम पे जब बच्चा उसके वूम में आता है, वहां से लेकर के टिल डेथ डेवलपमेंट जो है वो किसी ना किसी वे में चलती रहती है। Then comes principle of individual differences. As I just told you, there are individual differences. That means one person will have different development than the other. किसी की ज्यादा हो रही है, किसी की कम हो रही है, किसी की रफ्तार अच्छी है, किसी की कम है, और ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आता है ये प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियल डेवलपमेंट, या वो सीक्वेंशियलिटी जिसे हम कहते हैं।
इसके अंदर सिक्वेंशियलिटी के लिए मैंने पिक्चर्स बनाई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे बच्चे का हाथ छोटा है, फिर बड़ा हो गया, और फिर और बड़ा हो गया, सिक्वेंशियल है, यानी कि ग्रेजुअल है। अब इसमें दो टर्म्स मैंने यूज किए हैं, सिफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब मैं इनका मतलब आपको समझाऊंगी। ये दो पिक्चर्स आपके सामने बच्चों की बनी हुई। पहली पिक्चर जो है फिगर ए, अगर आप इसे ध्यान से देखिए तो इसमें बना हुआ है एक बच्चा जिसकी सिफेलो का मतलब होता है ब्रेन। देखिए ये जो टर्म्स है ना, इनके अंदर ही इनके मीनिंग्स छुपे हुए हैं। तो सिर से लेकर के पैर तक की जो डेवलपमेंट होती है सिफेलोकॉर्डल, कॉर्डल का मतलब होता है टेल। अब ह्यूमन बीइंग में टेल नहीं है, वो तो एनिमल्स में होती है, पर लिटरल मीनिंग टेल है। मतलब कहने का ये है फ्रॉम हेड टू टो, जो सिर से पैर तक की डेवलपमेंट होती है उसे हम सिफेलोकॉर्डल कहते हैं। दूसरी डेवलपमेंट है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफ्री। जैसे कि आप इस फिगर में, बी फिगर में देख रहे हैं कि जैसे आप देख रहे हैं कि बच्चे के पहले जो है अपनी बॉडी पे कंट्रोल करना सीखता है, यानी कि जैसे वो बैठना सीखता है, उसके बाद उसके हाथों की मूवमेंट जो है, आर्म्स की मूवमेंट होती है, फिर उसकी फिंगर टिप्स की मूवमेंट होती है, यानी कि हमारी बॉडी के बीच में से लेके, सेंटर से लेके पेरिफ्री तक, ठीक है, वो उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। डिस्टल मतलब दूर लेके जाना, प्रॉक्सिमो मतलब बीच में से दूर लेके जाना, ठीक है। और सिफेलोकॉर्डल का मतलब है फ्रॉम हेड टू टो, ब्रेन से लेकर के पैरों तक, सिर से पैर तक। जैसे कि आप छोटे बच्चे का एग्जांपल ले लीजिए, सबसे पहले वो बच्चे का पहले जो सिर होता है ना, वो स्टेबल ही नहीं होता, वो ऐसे ऐसे हिलता रहता है। फिर धीरे धीरे उसको अपने हेड के ऊपर कंट्रोल सबसे पहले आता है, उसके बाद फिर वो बैठना शुरू करता है ना, तो आप देख रहे हैं, और फिर चलना शुरू करता है। यानी कि पहले वो ब्रेन, हेड की मूवमेंट, उसके बाद उसके बैठने की, यानी कि उसकी स्पाइन की मूवमेंट, बैक की मूवमेंट, और फिर उसके पैरों की मूवमेंट शुरू होती है। तो देखिए नेचर ने अपने आप को, खुद को कितनी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब समझ आया। अगर नहीं आया आप अपने चैट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर दूंगी। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ जनरलिटी टू स्पेसिफिसिटी, यानी जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस। देखिए जब छोटा सा बच्चा होता है, वो उसके सारे रिस्पॉन्सेस बड़े जनरल होते हैं। जैसे वो सभी को माँ 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 करता है, सभी की गोदी चला जाता है, एक ही सी आवाजें निकालता है। जब उसे भूख लगती है तो उसकी पूरी बॉडी का ही रिस्पॉन्स होता है, वो मुंह से तो बोल नहीं सकता कि मुझे भूख लगी है, तो उसके सारे रिस्पॉन्सेस जनरल हैं। भूख लगी है तो भी रोना है, या उसका कपड़ा गीला हो गया तो भी रोना है। पर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस का मतलब क्या होता है कि वो धीरे धीरे जो उसके रिस्पॉन्सेस हैं वो स्पेसिफिक हो जाते हैं। अब वो हर एक को मामा माँ नहीं बुलाएगा, वो अपनी मम्मी को पहचानेगा। कोई और दूसरा बंदा उसे गोदी उठाएगा तो क्या कहेगा, मैंने नहीं जाना गोदी। तो जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज होते हैं। देन इज प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। देखिए हर एस्पेक्ट का आपस में इंटर रिलेशन होता है, हर रिस्पॉन्स का भी इंटर रिलेशन होता है। आप ये नहीं कह सकते कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कहें कि फिजिकल ग्रोथ तो हो रही है पर उसकी मेंटल ग्रोथ नहीं हो रही। नहीं, हर एक चीज का रिलेशन है, चाहे वो फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, या सोशल हो, या इमोशनल हो। So there is interrelation between various domains of development. Then is principle of interaction. Interaction between what? Heredity and environment. अब देखिए ये दो चीजें हैं जो हमारी बेसिक डेवलपमेंट को गवर्न करती हैं। हेरिडिटी का मतलब होता है कि जो हम अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं कैरेक्टर्स, जो हम उनसे विरासत में पाते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस है, या हाइट है, या आंखों का रंग है, या इवन कुछ बीमारियां भी होती हैं जो कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं, जैसे कि हीमोफीलिया। फिर दूसरा योगदान होता है एनवायरनमेंट का। जिस एनवायरनमेंट में बच्चा पलता बढ़ता है उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है डेवलपमेंट के ऊपर। सो देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन। अब आप कहेंगे कि हेरिडिटी ज्यादा जरूरी है कि एनवायरनमेंट ज्यादा जरूरी है, तो अब आप ये वाली बात हो गई कि पौधे को उगाना है तो सीड ज्यादा जरूरी है या सॉइल ज्यादा जरूरी है। भाई सीड भी जरूरी है, अच्छी क्वालिटी का हो, यानी कि हेरिडिटी,
और सॉइल भी अच्छी हो, यानी कि आपने जो ऊपर से खाद डाली है, एनवायरनमेंट जो प्रोवाइड किया है वो भी चाहिए, तभी तो पौधा ग्रो करेगा। दूसरी बात आ जाती है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन इन रेट। डिफरेंशिएशन इन रेट का मतलब होता है कि हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स अलग अलग पेस पे ग्रो करते हैं। जैसे कि हमारी आर्म्स की ग्रोथ अलग होती है, हेयर की ग्रोथ अलग होती है, नेल्स की ग्रोथ अलग होती है, लेग्स की ग्रोथ अलग होती है, बॉडी हेयर की ग्रोथ अलग होती है। सो देयर इज डिफरेंशिएशन इन रेट। कोई चीज, बाल बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं पर हाइट तो नहीं हमारी इतनी जल्दी बढ़ जाती। देन इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है हमारे जितने भी डोमेन्स हैं, सोशल, इमोशनल, ये सब इंटीग्रेटेड भी होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड भी होते हैं और इंटीग्रेटेड भी होते हैं। यानी एक बड़ा ही अच्छा बैलेंस सा, फ्यूजन सा होता है इनका। अगर हम हमारे सारे डोमेन्स आपस में इंटर रिलेट होकर के इंटीग्रेट ना हो तो हमारी डेवलपमेंट उतनी अच्छी नहीं हो सकती। एंड देन इज प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। एक बड़ी पुरानी कहावत है, पूत के पैर पालने में, है ना। जैसे कि हम कहते हैं कि बच्चे का बचपन से ही पता लग जाता है कि इसका कितनी हाइट होने वाली। कई लोग पैदा होते ही कह देते हैं अरे इसकी हाइट तो बहुत अच्छी है। हमें तो नहीं समझ में आ रहा होता, छोटा सा तो बच्चा होता है गोदी में, अब उसकी हाइट कैसे दिख रही है। जिन लोगों को एक्सपीरियंस है इन चीजों का, वो ये चीजें अच्छे से बता सकते हैं। सो दैट मीन्स यू कैन प्रिडिक्ट कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है, इवन आप अगर बच्चे का, छोटे से बच्चे का एक्सरे ले लो तो डॉक्टर्स तो ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी हाइट कहाँ तक के जाएगी। सो बहुत सारी चीजें हैं जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पर वही वाली बात है कि हम हर चीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि हाँ इस व्यक्ति का फ्यूचर जो है बहुत अच्छा होगा क्योंकि इसके पेरेंट्स जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, हेरिडिटी बड़ी स्ट्रांग है, जीन्स बड़ी स्ट्रांग है। मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे पेरेंट्स की जीन्स तो बहुत अच्छी हैं पर बच्चों ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, या वाइस वर्सा भी है कि पेरेंट्स इतने ज्यादा नहीं परफॉर्मिंग थे पर बच्चे एकदम से आपको पता लगा आईआईटी में या कहीं सिलेक्शन हो गया। तो प्रिडिक्ट कर पाना पॉसिबल है कुछ हद तक, पर पूरी तरह से नहीं। तो ये है आपके प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये आप लोगों को समझ आ गए सभी को? तो हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। देखिए मैंने एक पिक्चर बनाई है जिसमें एक छोटा सा बेबी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़े से करते ओल्ड लेडी तक। तो ये हमारी जैसे स्टेजेस ऑफ लाइफ है जिन्हें हम साइकोलॉजी में हम बात करें तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। तो प्री नेटल स्टेज होती है कंसेप्शन से बर्थ तक की। इन्फेंसी से चाइल्डहुड से पहले वाली जो टॉडलर स्टेज होती है उसे हम बर्थ से लेकर के 2 इयर्स तक देखते हैं, उसका पीरियड है। फिर अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 years of age, later childhood 6 to 10 years of age, adolescence 11 to 18 years of age, and adulthood 18 years and above. तो ये ब्रॉडली हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को इस तरीके से कैटेगराइज किया है। तो हम ये सब स्टेजेस क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने जब एज अ टीचर बनना है तो टीचर को पता होना चाहिए कि किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे क्या फीचर्स होते हैं और कैसे हम उनको, उन बच्चों को उनकी स्टेज के अकॉर्डिंग डील करना चाहिए। होता क्या है कि हम, वो बच्चा तो छोटा सा है, हम उससे एक्सपेक्ट तो बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। इसीलिए हर टीचर ट्रेनर को, प्यूपिल टीचर को इनकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये बीएड में ये टॉपिक इंट्रोड्यूस किया। अब आप ये सोचेंगे कि हमें इन्फेंसी के बारे में तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम तो स्कूल में जब पढ़ाने जा रहे हैं तो वो बच्चे तो स्कूल लेवल पे होते हैं। हर स्टेज को समझना जरूरी है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए रूट्स कहाँ से आ रही हैं। इन्फेंसी जो स्टेज होती है वो इट्स अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे छोटा बच्चा जो होता है पैदा होने के साथ ही, जैसा कि मैंने अभी आपको इस पिक्चर में भी दिखाया, प्री नेटल जो स्टेज है वो कंसेप्शन से बर्थ है, उसके बाद जो है इन्फेंसी है, बर्थ से 2 इयर्स तक की एज। अब इस एज में क्या होता है कि जब छोटा सा बच्चा होता है बड़ी रैपिडली ग्रो कर रहा होता है, उसकी हाइट, उसकी वेट, उसके अगर आप हर वीक में देखेंगे तो उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। तो फर्स्ट 2 वीक्स में उस बच्चे को हम नियोनेटल बच्चा कहते हैं, नियोनेट्स, who have very soft wrinkled skin and they keep on sleeping। वो 18 से 20 घंटे सोते हैं।
और वो जब उठते हैं तो सिर्फ रोते हैं, और रोते हैं इसलिए क्योंकि उनको भूख लगती है, फिर जैसे ही उनकी हंगर सेटिस्फाइड होती है फिर से वो सो जाते हैं। तो ये इन्फेंसी स्टेज जो होती है वो इस तरीके की स्टेज होती है। इस स्टेज में बच्चे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट किसके ऊपर होते हैं? अपनी मदर के ऊपर, बिकॉज दे रिकॉग्नाइज देयर मदर। मदर इज द प्राइमरी, उनके लिए केयर टेकर, एक फूड गिवर मदर होती है। एंड देन दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, कुछ वीक्स के बाद, कुछ महीनों के बाद वो कुछ साउंड्स भी निकालने शुरू हो जाते हैं, जिन्हें हम बैबल साउंड्स कहते हैं। बैबल साउंड्स जैसे मैंने बताया था कल, बेबी, बेबी से बैबल, जो कि आपको क्लियरली कुछ समझ में नहीं आएंगे, उनकी अपनी एक लैंग्वेज है और उनके अपने ही बॉडी मूवमेंट्स है वो। और शुरू में तो वो बॉडी मूवमेंट्स बिल्कुल भी है, वो हाथ पैर चल ही रहे हैं। हम हैरान भी होते हैं कि बच्चा हाथ पैर सारा दिन कैसे चलाता रहता है। फिर धीरे धीरे जो बच्चे हैं वो बड़े होने जैसे शुरू होते हैं, फिर उनका बॉडी के ऊपर अपने कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। when they start crawling, and then they start seeing things around, then they start picking up things, they start holding things, और जब वो होल्ड करते हैं then they start gaining motor control। मोटर कंट्रोल का मतलब अपने हैंड्स पे उनका कंट्रोल हो जाता है, which is governed by the head। So then gradually उनका ये जो मोटर कंट्रोल है हाथों में आता है, टॉयज पकड़ते हैं, जो अट्रैक्टिव टॉयज होते हैं उनको वो पकड़ने की कोशिश करते हैं। अक्सर झूलों में उनके हम लोग कोई टॉयज लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये इन्फेंसी स्टेज है। इसके कुछ एक फीचर्स हैं, अगर आप एरिक्सन की थ्योरी पढ़ें या प्याजे की थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बड़ा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है। तो इस स्टेज का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है सेल्फ असर्शन। सेल्फ असर्शन का मतलब होता है कि वो उसको हर कीमत पे अपनी विशेस जो है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। और उसकी विशेस है भी क्या? उसने कोई पार्टी थोड़ा ना करनी है। उस बच्चे को तो सिर्फ एक ही विश है उसकी, उसका खाना पीना टाइम पे होना चाहिए, उसको भूख बार बार लगती है क्योंकि बॉडी बहुत रैपिडली ग्रो करती है, तो वो उसकी नीड है, वो डिमांड है। और ये पीरियड जो है बेसलेस इमेजिनेशन का है। अब वो बच्चे नींद में भी मुस्कुराते हैं, कई बार आप छोटे बच्चों को देखो तो। क्यों? क्योंकि उनके पता नहीं क्या माइंड में चल रहा है, क्या इमेजिन वो कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। इसी तरह से वो बच्चों की एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसे हम ईगोसेंट्रिक कहते हैं। ईगोसेंट्रिक का मतलब ये है कि ये बच्चा बड़ा ही डिमांडिंग है, अगर उसे भूख लगी है वो तो दुनिया सिर पे उठा लेगा अगर आपने उसकी पूरी नहीं की विश। और विश क्या है उसकी? फूड की। उसको फूड टाइम पे मिलना ही मिलना है। और उस बच्चे को ये नहीं पता कि सोशल नॉर्म्स क्या है क्या नहीं है, या उसकी मम्मी कहाँ बैठी है, लोग आए हुए हैं, गेस्ट है कि नहीं है, उसको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अभी तक उसका ब्रेन इतना विकसित ही नहीं है। The child is totally egocentric. So this stage, according to Piaget, he has labeled as sensory motor stage. इसके बारे में मैं आपको पियाजे की थ्योरी थोड़ी बाद में बताऊंगी। That means which is moving from reflex action to goal directed behavior. रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी रिफ्लेक्स जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे अगर गर्म चीज पे आप हाथ लगा दें तो आप एकदम हटा लेंगे, तो दैट्स कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन से कोई एक पर्टिकुलर पर्पसफुल बिहेवियर जो होती है वो इन्फेंसी से हमें आगे बढ़ने के लिए हेल्प करती है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट स्टेज व्हिच इज कॉल्ड अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज इज ऑल्सो नोन एज प्री स्कूल स्टेज। अब प्री स्कूल स्टेज का मतलब फॉर्मल स्कूलिंग जो बच्चे की है वो उससे पहले की जो स्टेज है, जहाँ बच्चा जो है अपने आसपास थोड़ा थोड़ा खेलना शुरू कर देता है। कई बच्चे प्ले स्कूल में चले जाते हैं या डे केयर सेंटर्स में जाते हैं, वेयर हिज बिहेवियर इज रिफाइंड। एंड एट दिस स्टेज जो उनकी फिजिकल ग्रोथ है वो थोड़ी ठीक हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि अभी इन्फेंसी से बहुत तेजी से हो रखी होती है, वो थोड़ी सी स्टेबलाइज हो जाती है। But yes, you will see gradually the child is picking up so many things. वो बोलना शुरू हो जाता है, चारों तरफ देखना शुरू हो जाता है। कई बच्चे तो अल्फाबेट्स तक बोलने लग जाते हैं, और भी आजकल तो बच्चे मोबाइल फोन्स खेलने लग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी, जो कि अच्छा नहीं है वैसे। बट मैंने देखा अक्सर कि बच्चों को दुनिया में सबसे पहले अगर कोई चीज समझ आ जाती है तो वो मोबाइल पे गेम निकालना आ जाता है। So there is expansion of cognitive abilities at this stage. So what are the characteristics of early childhood stage or preschool stage? That they know how to deal with symbols.
सिमियोटिक फंक्शन हम कहते हैं। सिंबल्स का मतलब होता है कि कोई भी अल्फाबेट्स वगैरह हो सकते हैं या नंबर्स हो सकते हैं, वो उसको समझ आ जाते हैं। और इस स्टेज में एक और कैरेक्टरिस्टिक शो होता है जिसे हम रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। रिवर्सिबिलिटी का मतलब है कि जो चीज उसको एक बार आ गई, वो दोबारा उस चीज को किसी और वे में समझने की कोशिश नहीं करना चाहता, और अगर करने की कोशिश करता है तो वो जस्टिफाई नहीं करता क्योंकि अभी तक उसकी रीजनिंग डेवलप नहीं है। सो इफ यू शो, फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, अगर 2 ग्लासेस आप उनको पानी के दो तो कहो कि इक्वल वाटर दे दो, तो वो बच्चे बता पाएंगे हाँ सेम शेप है ग्लास की और सेम अमाउंट ऑफ वाटर दे विल टेक। बट इफ यू चेंज द शेप ऑफ द ग्लास एंड यू ट्रांसफर इट इन अ बोल, तो उनको लेवल जैसे नीचे डाउन नजर आएगा, दे विल से कि बोल में पानी कम है और ग्लास में ज्यादा है, क्योंकि अभी उनकी एनालिसिस जो है, वो एनालिटिकल एबिलिटी या रीजनिंग एबिलिटी जो है वो डेवलप नहीं होती। इसी तरह से अगर उनको मैम ने कोई काउंटिंग करने का तरीका सिखा दिया तो दे विल थिंक कि उनकी जो मैम ने बताया वही तरीका ठीक है, एंड दे विल से कि पेरेंट्स अगर बता रहे हैं या कोई और बताने की कोशिश कर रहा है, दे विल से नो नो नो, दिस इज नॉट हाउ माय मैम हैज टॉट मी। So this is a very typical stage which is called reversibility. This feature is known as reversibility. At this stage, there is a very strong language development also taking place. लैंग्वेज डेवलपमेंट का मतलब है कि बच्चा जो है वो लैंग्वेज को पिक कर रहा है, ग्रामर को पिक कर रहा है, और कुछ भी वर्ड्स को जोड़ के अपने आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करता है। कई बार उनके सेंटेंस बड़े फनी भी होते हैं, बड़ा हंसी भी आती है, पर हमें उन बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि जो वो बोल रहे हैं एक्सेप्ट करना चाहिए। ड्राइंग बहुत अच्छी करने लग जाते हैं, कुछ बनाने लगते हैं, जो भी जैसा भी उनके जितने भी मसल्स हैं वो करने लग जाते हैं, कलरिंग करते हैं बच्चे, ब्लॉक्स जोड़ते हैं, टॉयज से खेलते हैं। एट दिस स्टेज इमोशंस ऑफ द चाइल्ड आर मोर कॉमन, इंटेंस एंड डिस्टिंग्विश्ड। कॉमन इंटेंस मीन्स मतलब उनको बहुत स्पेसिफिक इमोशन तो है नहीं, जैसे कह लो कि दे डोंट नो what is anger, what is joy, what is happiness, what is frustration. They don't know these words. So their emotions are very, very general. If they like it, they are happy. If they don't like it, they are unhappy. Happy और sad. उनको ज्यादातर ये 2 बातें समझ में आती हैं, और उनका मेन मकसद होता है प्ले, लर्न एंड डेवलप। उनको तो खेलने कूदने में और इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो ये अर्ली चाइल्डहुड स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है। Next, we talk about later childhood stage. Now, this period starts from 7 to 12 years of age, and at this stage, rate of growth and development is comparatively slower than the previous stage, even slower. So, वही मैं जैसे बता रही थी that some parents are literally worried why my child is not gaining any height, and the doctor has to tell them that there's nothing wrong with the child. All you need to do is just take care of the nutrition and he will start growing once he reaches a particular age. उसकी इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड सोशल डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छे से हो रही है, एंड दे आर मोर अवेयर अबाउट द अचीवमेंट्स एंड दे स्टार्ट फॉर्मिंग ग्रुप्स, क्योंकि अब चाइल्डहुड स्टेज शुरू हो चुकी है, so then they know that they have to form groups. They start remaining in groups. फ्रेंड्स के साथ वो अपने ग्रुप्स बनाते हैं, खेलते हैं उनके साथ में, रूल्स बनाते हैं खेलने के, और उनके एक दो फ्रेंड्स तो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हो जाते हैं। आप अगर याद करिए कि आपकी लाइफ में भी चाइल्डहुड स्टेज में कोई ना कोई फ्रेंड्स होंगे जो आज तक आपके फ्रेंड्स हैं, और ये दोस्तियां जो होती हैं वो बड़ी प्यारी, बड़ी इनोसेंट और बड़ी ही लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। और अगर आपको कोई दोस्त नहीं मिल रहा होता जो आपको बहुत डियर है, आप उसे खोज के निकालते हो। मैंने रिसेंटली अपनी फ्रेंड को ढूंढ लिया इतने सालों के बाद, क्योंकि वो मेरी क्लास की बेस्ट फ्रेंड थी। तो हम सभी अपने एक ना एक फ्रेंड्स के साथ में बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं, और इसके साथ में हमारी मोटर कोऑर्डिनेशन जो है स्टेज में वो भी इम्प्रूव होने लगती है। मोटर कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि बच्चे के लेग्स डेवलप हैं, मसल्स हो जाते हैं, और बड़े फ्लेक्सिबल सी बॉडीज होती हैं। आजकल मैं देखती हूँ बड़े टीवी में प्रोग्राम्स आते हैं, बच्चे बड़ा अच्छा गा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, और वो बहुत अच्छा डांस परफॉर्म कर रहे हैं। तो और इतनी फ्लेक्सिबल बॉडी, ऐसे लगता है जैसे इनके बॉडी में कोई बोन्स है भी कि नहीं है। तो पेड़ पे चढ़ जाना, कूदना, फांदना, ये सारी जो चीजें इनसे बड़े आसानी से हो जाती हैं।
क्या हम ये सब चीजें अब इस स्टेज पे आके कर सकते हैं? नहीं ना। सो इसी के साथ में मोटर कोऑर्डिनेशन के साथ में इनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज भी बहुत अच्छी डेवलप होती हैं। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज का मतलब है दैट दे आर एबल टू फॉर्म परसेप्शंस, दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ये अच्छा अंकल है, ये अच्छा अंकल नहीं है, ये आंटी मुझे प्यार करती है, ये आंटी मुझे प्यार नहीं करती। तो दे स्टार्ट मेकिंग परसेप्शंस एट दिस स्टेज। और पर आप देखिए अभी ये इतनी फ्लेक्सिबल स्टेज है कि इस स्टेज पे आपने जो बच्चों को सिखा दिया वो बच्चे सीख जाते हैं, वो उनके साथ सारी जिंदगी तक रहता है। तो हमें बड़े केयरफुली इन बच्चों के साथ में डील करना चाहिए कि आप उनके ऊपर क्या इंप्रेशन छोड़ रहे हो। अगर छोटेपन में बच्चे अपने घर में लड़ाई झगड़े देखेंगे तो उनके मानसिक अवस्था पे उसका बहुत असर पड़ेगा। What we teach them right from the beginning is very, very important. Then comes your adolescent stage, जिसके बारे में मैंने कल भी थोड़ा सा आपको बताया था कि ये एक स्टेज ऑफ ट्रांजिशन है, ना ये बच्चा है ना ये एडल्ट है, और उसके अंदर एक इस स्टेज पे आके फिर से एक रैपिड ग्रोथ आ जाती है, फिजिकल चाहे कॉग्निटिव या सोशल। और कल मैं आपको ये कोटेशन दे रही थी तो लिखी नहीं थी, आज मैंने प्रेजेंटेशन के बीच में इंसर्ट कर दी। Adolescence by Stanley Hall, who said that adolescence is period of stress, strain and storm. स्ट्रेस भी है, स्ट्रेन भी है पढ़ाई का और बाकी चीजों का, स्टॉर्म तूफान, क्योंकि उसकी बॉडी में इतने चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। सो दिस इज अ स्टेज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड स्टॉर्म। According to Big and Hunt, उन्होंने कहा कि adolescence is change. Basically, it's a period of change. और change कैसा? ये physiological यानी body functioning, sociological यानी कि आपकी how you socialize, जिसके बारे में कल बताया, and psychological। हर तरीके के जो changes हैं वो stage में आते हैं। Let us talk about these changes one by one, because this stage is very, very crucial. As teachers we are addressing, क्योंकि बीएड प्रोग्राम जो है आपको एक सेकेंडरी लेवल की टीचर बनाता है। सेकेंडरी लेवल की टीचर जो है वो क्लास 9th 10th 8th ऐसी क्लासेस को तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, 7th 8th 9th 10th। तो ये सारे बच्चे क्या है, एडोलेसेंट एज है। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना हर एक टीचर के लिए बहुत जरूरी है। So first of all we talk about the physical development. Physical development means there is change in height and weight of the both boys and girls. और आप ये देखेंगे कि बॉयज जो हैं वो, गर्ल्स पहले हाइट गेन बहुत फास्ट करती हैं पर स्लो हो जाती है बाद में आके, और बॉयज जो है शुरू में गेन नहीं करते और बाद में जाके उनकी हाइट बहुत अच्छी पिकअप होती है। और इसी के साथ में इनकी प्यूबर्टल ग्रोथ भी हो जाती है, यानी कि secondary sex characteristics they start developing. And in majority of the cases you will see that girls by the age of 17 and boys till 18 they reach their maximum height. Some girls even stop growing in height after 13-14 years of age. मतलब तब तक उनकी हाइट जितनी होनी है हो लेती है। So the children at this stage, that is adolescent stage, they reach their sexual maturity at this stage. Ultimate जितनी है उनकी sexual maturity वो हो जाती है। तो फिजिकल डेवलपमेंट क्योंकि हार्मोनल डेवलपमेंट है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उनके बॉडी में इतने सारे, तो इस वजह से उनके नेचुरली क्यूरोसिटीज और उनके एंजाइटीज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देन अनदर एस्पेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, क्योंकि ये स्टेज क्या है, हाइटेंड इमोशनैलिटी की है। बच्चे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। कभी उनके अंदर लव होता है, कभी फियर होता है, एंगर है, कभी जेलसी है, कभी हेट है, कभी बहुत हैप्पी है, कभी 1 मिनट में बहुत खुश है, कभी दूसरे राम मिनट राम। सैड है। एक तो सरकार ठंडी हवाओं में पहुंच रही होगी। तो इसके साथ ये जो स्टेज है इसके अंदर हार्मोनल चेंजेस की वजह से बच्चों में कई तरह के इमोशनल डिस्टर्बेंसेस भी आ जाते हैं। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई देयर बॉडी इज ग्रोइंग लाइक दैट। जैसे बॉयज हैं उनकी आवाज ब्रेक हो जाती है तो दे आर हॉरिफाइड कि उनकी आवाज को क्या हो गया। गर्ल्स हैं या बॉडी हेयर की ग्रोथ है, दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर लुक्स ऑल्सो, तो दे स्टार्ट remaining in a stressful situation all the time. That is why counseling of adolescents is very, very required at this stage.
by the teachers, by the parents, by the society, and the counselors. Then we talk about social development during adolescence, because as I told you that at this stage, adolescent stage में, they are influenced by the peer group. वो अपने friends से जितने ज़्यादा influenced हैं, they are not influenced by other people, not even their parents. And they start living in a world of fantasy. फैंटेसी मतलब उनको दे स्टार्ट हीरो वर्शिपिंग, जिसे हम कहते हैं कि उनके कोई रोल मॉडल्स बन जाते हैं, उनकी वो क्लोथिंग का स्टाइल या फैशन का स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करते हैं. And they start daydreaming a lot, and they become conscious about their career also. They know कि अब उन्हें कुछ करना है, आगे बढ़ना है. They start thinking in that direction, that how we have to. So socially they start growing with people. They start interacting with people. They form groups. They like to do some outdoor activities. They become socially active. और कई लोग जैसे कि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी बच्चे बड़े एक्टिव हो जाते हैं. Then is cognitive development. As I told you that earlier, the child is not able to reason out things, but at this stage he reaches his maximum cognitive development. क्योंकि अक्सर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट एज जिसमें सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस जो है होती है, तो वो कौन सी स्टेज है? वो एडोलेसेंस स्टेज है. इसमें इंटेलिजेंस बच्चे की मैक्सिमम पीक पे पहुंचती है. अगर कोई ग्राफ बना के देखा जाए तो करीब 14, 15, 16 सालों की जो एज होती है, उस टाइम पे हमारी इंटेलिजेंस IQ जो है वो मैक्सिमम पीक पे पहुंची होती है. हैरानी की बात है, आप सोच रहे होंगे कि नहीं ये तो एडल्ट में बढ़ती है, एडल्टहुड में. ऐसा नहीं है. एडल्टहुड में आके तो स्टेशनरी हो जाती है, थोड़ी कांस्टेंट हो जाती है. इसी तरह से रीजनिंग की एबिलिटी, क्यूरोसिटी या इंस्पिरेशन, दे गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम पोएट्स, राइटर्स, आर्टिस्ट और साइंटिस्ट. एंड देन दे हैव वाइडनिंग ऑफ इंटरेस्ट. उनके वोकेशनल इंटरेस्ट, करियर इंटरेस्ट या कोई को करिकुलर एक्टिविटीज में उनका इंटरेस्ट वो बढ़ जाता है, गेम्स में, स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में. तो दैट इज वाई उनका जो एप्टीट्यूड है ना, वो स्टेज पे फॉर्म हो जाता है. एप्टीट्यूड का मतलब होता है जैसे फॉर म्यूजिक, फॉर से डांस, फॉर मैकेनिकल एप्टीट्यूड या आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, सिंगिंग एप्टीट्यूड और पोएटिक एप्टीट्यूड. तो एट दिस स्टेज एप्टीट्यूड डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस ऑल्सो. तो अडोलेसेंस की, जैसे मैंने भी आपको बताया, फिजिकल, सोशल, इमोशनल स्टेज जो हमें डेवलपमेंट है वो बहुत डिटेल में हमने पढ़ी. तो let us talk about now adulthood stage. Once the child crosses the adolescent stage, he reaches a mature stage which is known as adulthood stage. अब एडल्टहुड स्टेज के भी अलग अलग पार्ट्स हैं, क्योंकि एडल्टहुड एक बहुत ही लंबा पीरियड है. अगर 18 साल से लेके सारी जिंदगी तो कहो तो एडल्ट तो हो चुका. तो अर्ली जो एडल्टहुड स्टेज होती है उसमें बच्चा जो है 18 के बाद अपने करियर, फ्यूचर में लग जाता है. फिर जैसे उसका मिड एडल्टहुड हो जाती है, देन दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर देयर सेटलमेंट, मैरिज, चिल्ड्रन. दैट्स कॉल्ड अ रिस्पॉन्सिबल फेज ऑफ लाइफ. देन थोड़ा उसके बाद दे स्टार्ट बिकमिंग एज गाइड्स एंड मेंटर्स. दे स्टार्ट गाइडिंग अदर पीपल. दैट इज द लेटर पार्ट. और जो लास्ट पार्ट ऑफ एडल्टहुड है, जो ओल्ड एज होती है, जो हम रिटायरमेंट एज कह सकते हैं, where these old people are more conscious about the health. वो सारा टाइम अपनी हेल्थ के बारे में वरिड रहते हैं, क्योंकि वो उनका इशू होता है, हर वक्त उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं. या स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन हो जाता है. दे स्टार्ट रीडिंग स्पिरिचुअल बुक्स. दे स्टार्ट ज्वाइनिंग स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज. कोई मंदिर में चला जाता है, कोई गुरुद्वारे चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, जहाँ पे भी उनको ऐसा कोई माहौल मिलता है, कोई कीर्तन करता है, सत्संग करता है. So they start preparing for the ultimate end of life. तो देखिए आप, ये कितनी ब्यूटीफुल सी एक जर्नी है हमारी, फ्रॉम इन्फेंसी से लेकर के हमारी एडल्टहुड या टिल द एंड ऑफ लाइफ. एंड वी कीप ग्रोइंग एंड डेवलपिंग ऑल आवर लाइफ. एंड एज टीचर्स वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी ईच ऑफ द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. मैं इसमें आपको सजेस्ट करूँगी कि अभी मैं आपको बाद में उसमें लिख भी दूंगी. एलिजाबेथ हरलॉक की किताब है चाइल्ड डेवलपमेंट की. अगर आप लोगों को कहीं से वो मिले पढ़ने को, ऑनलाइन मिल जाए या लाइब्रेरीज में,
तो बड़ी ही खूबसूरत किताब है वो, और उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट को जितना अच्छे तरीके से समझा और लिखा है वो मतलब वाकई काबिल तारीफ है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू गो थ्रू दैट बुक जब भी कभी मौका मिले तो। मेरी बड़ी पर्सनल फेवरेट किताबों में से एक है। देन वी कम टू इश्यूज इन डेवलपमेंट। अभी हमने बात करी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द इश्यूज इन डेवलपमेंट। फर्स्ट इशू इज नेचर वर्सेस नर्चर। देखिए, नेचर वर्सेस नर्चर जो डिबेट है वो हमेशा चलती ही आई है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट इस बात पे हमेशा कहते हैं कि क्या नेचर यानी कि हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है या नर्चर यानी कि एनवायरनमेंट। तो जो नेचर के फेवर में है वो अपनी नेचर की आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, वो कहते हैं नहीं जी, वो व्यक्ति तो वही होता है जो कि उसको जो ग्रहण करता है अपने माँ बाप से। बट ऑन द अदर हैंड वॉटसन जैसे साइकोलॉजिस्ट तो ये कहते हैं गिव मी अ चाइल्ड एंड आई विल मेक हिम व्हाट यू वांट, या माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज लाइक अ क्लीन स्लेट, you can write anything on it. So that means environment has a very strong role in the development and even heredity both. तो अब वही जैसे मैं भी आपको सीड और सॉइल का एग्जांपल दे रही थी कि सीड इंपॉर्टेंट है या सॉइल इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। सो एन इंडिविजुअल इज द very good mix or joint product of both heredity and environment. So that means this nature versus nurture debate जो है that is useless. अगर आप लोग इस वैसे तो ये अपने आप में एक फुल फ्लेजेड टॉपिक है जिसमें कि हम पूरा मैकेनिज्म समझाते हैं हेरिडिटी का, कैसे कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, क्या होता है, और एनवायरनमेंट का पूरा, इसमें फिर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भी बताते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा ये इतना एक्सटेंसिव कोर्स है तो हमने इसमें थोड़ा सा ही पोर्शन कवर करने की कोशिश की है। बहुत लोगों ने केस स्टडीज दी हुई हैं अपनी हेरिडिटी के फेवर में, एनवायरनमेंट के फेवर में। जैसे मैंने कल आपको रामू द वुल्फ बॉय का एग्जांपल दिया था, कमला अमला सिस्टर्स का दिया था, या जीनी का दिया था जिसकी फ्रोजन डेवलपमेंट हुई थी। तो वो एनवायरनमेंट का रोल था। हेरिडिटी के सपोर्ट में भी उतनी ही केस स्टडीज है, ठीक है। So an individual is the joint product of both nature and nurture. Then next issue in development is called continuity versus discontinuity. Continuity और discontinuity का मतलब है कि जो whether the development is smooth, जो कि continuity थ्योरी वाले लोग कहते हैं कि ये स्मूथ प्रोसेस है, ग्रेजुअल है, और डिसकंटिन्यूटी जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो, कंटिन्यूस डेवलपमेंट फ्रॉम द टॉडलर टू द एडल्ट। मैम एक मिनट ये मैं रोकना चाहूंगा जी। रामस्वरूप जी, आप अपनी प्रेजेंटिंग स्टॉप करें। रामस्वरूप जी अपनी प्रेजेंटिंग स्टॉप करें आप, इससे हमारे को व्यवधान हो रहा है। हो गया सर? मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। जी, फिर वो दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। हाँ दोबारा हमारे सर हाथ लग जाता है गलती से, नहीं, वो गलती से लग जाता है मैम, उससे हमारी प्रेजेंटेशन हट जाती है मैम, इसका ये नुकसान। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मैम एक बार आप अपने वाली प्रेजेंटेशन को दोबारा सेट करें, एक बार क्लिक कर दें मैम उसको। इसको एक बार यामिनी, क्या ये हमारे को आपको दिखाई दे रही है प्रेजेंटेशन? नो सर, दिख रही है। नहीं दिखा रही तेरी? नहीं दिख रही है। एक सेकंड, दिख रही है या नहीं दिख रही है, दोनों स्थिति बताइए पहले। सर मैं अब दोबारा से कर रही हूँ प्रेजेंट। अब नहीं दिख रही, पहले थी। अब मैं दोबारा कर रही हूँ सर। अब दिख रही होगी सर? जी मैम, जी मैम। ठीक है सर? जी मैम, हाँ ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे इश्यूज इन डेवलपमेंट की कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी। देखिए यही एक है, अभी डिसकंटिन्यूटी आ गई जैसे कि, है ना। तो लाइफ इज लाइक दैट, कभी हमारा बिल्कुल कंटिन्यूअस फ्लो चलता है, कभी बीच में थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी आती है। तो दैट मीन्स इट शोज दैट द चाइल्ड मे नॉट बी कंटिन्यूअस, इज लाइक ऑन अ स्मूथ कर्व, एंड डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट मीन्स एब्रप्ट, जैसे कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में एकदम से। कई बार कई लोगों की ये ऑब्जर्वेशन भी होती है कि अरे ये तो एकदम ही बढ़ गया, हाइट इसकी पहले तो बिल्कुल नहीं थी, पिछले महीने तक, अब एकदम बढ़ गई। तो अब इसमें हम डिबेट में नहीं पढ़ना चाहते, ये दोनों ही प्रोसेस होते हैं। किसी में बहुत कंटिन्यूअस फ्लो दिखता है, कभी
थोड़ा सा डिसकंटिन्यूस भी हो जाता है. सो डेवलपमेंट इज लाइक दैट. देन इज एक्टिविटी एंड पैसिविटी. Activity and passivity means that activity person is active. मतलब वो कुछ भी जो हो रहा है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा. That means he is able to choose his own pathway of development. जैसे कि हम कई बच्चे बहुत एफर्ट करते हैं. और पैसिविटी का मतलब होता है कि हर व्यक्ति जो एक्टिव नहीं होता, वो कहता है जो हो रहा है मेरी जिंदगी में ठीक है. They accept as it is. Whatever is coming, okay. And some people say, no, we have to change this. So it all depends whether a person is active or whether a person is passive. Then development is also universality and context specific. एक तरफ तो हम कहेंगे कि यूनिवर्सल है, भी सभी में डेवलपमेंट होती है, चाहे वो कोई कल्चर हो, चाहे वो कोई सोसाइटी हो, चाहे वो. दूसरी तरफ हम कहते हैं कि नहीं भाई, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक भी है. दैट मीन्स एक कल्चर में दूसरे कल्चर की डेवलपमेंट में फर्क होता है. हमारा वे ऑफ ड्रेसिंग, वे ऑफ मीटिंग पीपल, और हमारे रीति रिवाज, हमारे कस्टम्स, ट्रेडिशंस, मैरिज फंक्शंस, ये डिफरेंट होते हैं. तो यानी कि यूनिवर्सल तो है ही, डेवलपमेंट है, यूनिवर्सल हो रही, बट साथ में ये स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में भी इसको हमें देखना पड़ता है लार्जर पर्सपेक्टिव में, इन द पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी, कल्चर एंड इंडिविजुअल ऑल्सो. Now we will talk about developmental tasks of adolescents. देखिए, they are given by Heidegger, and who has divided these developmental tasks into 9 categories. He said that there are 9 different types of developmental tasks an adolescent has to perform. Number 1 is performing some stereotypical masculine or feminine roles, जिसे हम जेंडर रोल्स भी कहते हैं आजकल. जैसे कि लड़कों से एक्सपेक्टेड होता है कि वो ये करें, लड़कियों से एक्सपेक्टेड होता है वो ये करें. हालांकि ये बाउंड्रीज जो है वो बेमायने हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है. पर हाँ, जो नेचर की तरफ से गिफ्ट मिला है, बीइंग अ फीमेल और बीइंग अ मेल, दैट इज ऑल टू बी एक्सेप्टेड. लाइक इट इज जनरली सीन. अगर आप छोटे एक बच्चे की बात करो, लड़के की और एक लड़की की, तो लड़का अलग तरह के टॉयज पसंद करता है खेलना, और लड़की अलग डॉल्स से खेलना पसंद करती है. लड़का जीप से, कार से, ऐसी चीजों से ज्यादा पसंद करता है. अब क्या आप इस चीज को चेंज कर सकते हो? अब आप कहोगे नहीं जी नहीं, लड़का भी डॉल से खेले. तो कुछ चीजें इनहेरिटेड होती हैं, कुछ चीजें हमारी जो कह लो कि ऑटोमेटिक सी होती हैं. तो इसमें किसी का कोई रोल नहीं होता, ना सोसाइटी हमें सिखा रही होती है, पर ये चीजें नेचुरल होती हैं. इसी तरह से दूसरा टास्क होता है डेवलपमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट रिलेशंस. It is very important that we live in a society, we have to make good relations with everybody. Then the third task with adolescent is to be emotionally independent. अब वो इतना ज्यादा अगर कंट्रोल, जो पहले पेरेंट्स हर बात पे कंट्रोल करते थे, अब बच्चा जो है वो इमोशनली भी इंडिपेंडेंट हो रहा है. तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट हिज इमोशंस, दे नीड टू बी रिस्पेक्टेड, दे नीड टू बी सुपरवाइज्ड, दे नीड टू बी चैनलाइज्ड. Then the child becomes economically independent also. They want that they should become economically independent. तो कुछ ना कुछ अगर उनको कोई वो ट्यूशन क्लासेस या कोई वोकेशन, अगर छोटी मोटी चीजें करना चाहते हैं, तो let them do, because everybody wants some money in the pocket. और उनको इस बच्चों को ये स्टेज में आकर के शायद पेरेंट्स से मांगने में कुछ झिझक महसूस होने लग जाती है. हालांकि ऐसा कोई रीजन नहीं है, बट स्टिल I don't know why they feel like that, but ऐसा होता है. It is a very common observation. Then they start preparing for their career and job market. क्योंकि अब उनको करियर में जाना ही जाना है. Next stage of life demands that they should be responsible. So they start preparing. कोई मेडिसिन की, कोई इंजीनियरिंग की, कोई आर्किटेक्चर की, कोई IAS ऑफिसर बनने की तैयारी शुरू करते हैं. Then their cognitive skills and concepts जो है वो डेवलप हो जाते हैं स्टेज पे. तो ये भी उनका टास्क है कि वो किस तरीके से अपनी cognitive डेवलपमेंट को अप्रोप्रिएट करें. Then socially responsible behavior, that means which is desirable by the society.
अगर आप जोर जोर से चिल्ला रहे हो, लाउड म्यूजिक लगा रहे हो, आपकी सोसाइटी में क्या ये चीजें एक्सेप्ट होंगी? दे विल से कि ये तो बच्चा हमारी बिल्कुल किसी की सुनता ही नहीं. Everybody then has to behave in a responsible manner. Then at this stage, they start preparing for the marriage and family also, because ultimately they have to settle down. And then acquiring values that are harmonious. Harmonious means those values which are required, जो उनको आगे जिंदगी में काम आने वाली है. Like for example, scientific attitude, that's a value. अगर आप हर चीज को साइंटिफिक एंगल से देखते हो तो आपकी जो प्रेजुडिसेस हैं या सुपरस्टिशंस हैं वो दिमाग से हट जाते हैं. तो ये डेवलपमेंटल टास्क्स थे एडोलेसेंट्स के. नाउ वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट. देखिए, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट, आपके जो इग्नू के जो नोट्स हैं इनमें इन्होंने 5 तरीके के पर्सपेक्टिव्स का जिक्र किया है. पहले होते हैं बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, सेकंड है लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव, bioecological perspective, cognitive perspective, and socio-cultural perspective. We will talk about them one by one. Now, remember that these perspectives, they tell you how the child development takes place. मतलब बायोलॉजिकल जो है वो अपना व्यू देंगे, लाइफ स्पैन वाले लाइफ स्पैन का व्यू देंगे, बायोइकोलॉजिकल अपना मॉडल देंगे, कॉग्निटिव आपकी ब्रेन और फंक्शनिंग के ऊपर बात करेंगे, सोशो कल्चरल अलग एस्पेक्ट देंगे. तो आप देखिएगा, अगर आपकी जो साइकोलॉजी की थ्योरीज हैं वो भी तो इन्हीं पर्सपेक्टिव्स पे बेस्ड है. तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो थ्योरीज हैं ये आती ही जाती हैं, अपने आप ही बीच में इंटीग्रेट होती रहती हैं. ये इनको जैसे कहते हैं ना, ये थ्योरीज जो है साइकोलॉजी की, ये आपका एक फैब्रिक है जिससे कि ये पूरा का पूरा कपड़ा बुना जाना है. ठीक है. तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की. बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव किससे डील करता है? जैसे बायोलॉजी नेम से क्लियर है, जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस से. हाउ योर बॉडी फंक्शंस, हाउ इट इज कमांडेड बाय द ब्रेन, हाउ योर ब्रेन इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन. तो दैट इज ऑल कॉल्ड बायोलॉजिकल ओरिजिन. हमारी सारी मतलब जो पर्सनैलिटी है वो बायोलॉजिकली गवर्नड है इस व्यू के अकॉर्डिंग. जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, अग्रेशन है. अग्रेशन का मतलब जैसे बच्चे अग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, तोड़फोड़ भी कर देते हैं कई बार. अब अलग अलग लोगों ने अग्रेशन को अलग अलग तरीके से इसका रीजन आउट करने की कोशिश की. जैसे अगर आप साइको एनालिस्ट जैसे फ्रॉइड हैं, उन्होंने बात करी कि बच्चे में अग्रेशन क्यों है, ड्यू टू हिज पास्ट चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड अनकॉन्शियस बिहेवियर, जो कि उसने बचपन में कहीं ना कहीं उसके कहीं ना किसी बात को लेकर के उसके मन में कहीं ना कहीं गुस्सा है जो कि वो बड़े होकर के निकल रहा है. अब ये फ्रॉइड का व्यू है. ठीक है. फिर बिहेवियरिस्ट जैसे स्किनर है. स्किनर क्या है? बिहेवियरिस्ट है. वो कहते हैं कि नहीं, अग्रेशन जो है वो पास्ट एक्सपीरियंस अनकॉन्शियस का कोई लेना देना नहीं, वो तो इट इज ड्यू टू रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, कि अगर आपने बच्चे को पनिश किया तो वो और गुस्सा करता है, या आपने उसको रीइंफोर्समेंट नहीं दिया तो इस वजह से वो नाराज है, आपने उसकी नीड्स पूरी नहीं करी, इस वजह से उसके बिहेवियर में ये चैलेंज आ गया है. तो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि ना तो ये साइको एनालिस्ट को की बात करता है, ना वो बिहेवियरिस्ट की बात करता है. बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहते हैं कि ये तो सब चीजों की जो रूट्स हैं वो बायोलॉजिकल है. अगर अग्रेसिव बिहेवियर है तो आप उसकी बायोलॉजी स्टडी करो, कौन से हार्मोन्स हैं जो निकल रहे हैं बॉडी के अंदर, कौन से जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो ये गवर्न कर रहे हैं, उसकी जीन्स में कहाँ क्या चीजें हैं जो ट्रांसफर हो रही हैं और कहाँ से आ रही हैं. तो इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. अब इसमें मैं आपको 2 व्यू पॉइंट्स बताना चाहूंगी बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में. एक तो गैसल का, आर्नोल्ड गैसल का, और दूसरा बोल्बी और मैरी एंसवर्थ का. थोड़े से ये डिटेल्ड, थोड़े टेक्निकल है, पर अगर हम इसे आम भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे. तो जो गैसल का व्यू है ये है मैच्योरेशनल व्यू पॉइंट. मैच्योरेशनल व्यू पॉइंट का मतलब होता है कि वो ये कहते हैं कि जो हमारी बायोलॉजिकल जो चेंजेस है हमारी बॉडी के अंदर या डेवलपमेंट हो रही है, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ ब्रेन एंड बॉडी. कि हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा है, ब्रेन मैच्योर हो रहा है, बॉडी मैच्योर हो रही है, इसलिए हमारी जो एबिलिटीज हैं या हमारी डिफरेंट डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं, दे आर ऑल अ रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल मैच्योरेशन. जैसे हम कोई
मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था कि हम स्विमिंग करना छोटा बच्चा नहीं सीख सकता, आप उसको पानी में थोड़ा ना डाल दोगे, थोड़ा बड़ा होगा, उसके मसल होंगे, हाथ पैर चलाने लायक होगा, तभी तो स्विम करेगा। तो छोटे से छोटे बच्चा चलना नहीं एकदम से शुरू करता, तो ये बायोलॉजिकल मैच्योरेशन है। या चिड़िया का आप छोटा सा एग्जांपल ले लो, कि चिड़िया का बच्चा है, वो एकदम से उड़ना तो नहीं सीख जाता, तो उसके पंखों में जब जान आएगी, उसकी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन होगी, तभी तो वो उड़ना शुरू करेगा ना। तो दूसरा व्यू पॉइंट होता है जो कि कहते हैं जॉन बोल्बी और मेरी एंसवर्थ ने दिया, जिसे हम कहते हैं अटैचमेंट व्यू पॉइंट। अटैचमेंट व्यू पॉइंट जो होता है वो फोकस करता है इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के ऊपर। बचपन में बच्चे की कैसी अपब्रिंगिंग रही, कितना ज्यादा पेरेंट जो है वो अटैच रहा अपने बच्चों से, कितना ज्यादा उसने अपना टाइम, मनी, एनर्जी इन्वेस्ट किया बच्चों के ऊपर, कितना ज्यादा उनकी सोशल, इमोशनल और कोग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया, कितना वो अटैच्ड है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इस पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के ऊपर कि आपकी डेवलपमेंट कैसे होती है। तो इसके लिए इन्होंने देखिए एक बड़ा अच्छा मॉडल सा बना दिया, जिसे हम कहते हैं द एपिसोड्स ऑफ स्ट्रेंज सिचुएशन। ये एक बड़ा वेल नोन मॉडल है जो कि एंसवर्थ ने दिया है टू measure the quality of attachment of a person by taking a very simple example। जैसे कि इन्होंने क्या किया, एक इस पूरी एपिसोड के अंदर 3 लोग हैं, एक पेरेंट है, एक बच्चा है और एक एक्सपेरिमेंटर है। एक्सपेरिमेंटर यानी जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंटर ने क्या किया कि पेरेंट और बच्चा जो है वो पार्क में गए, ठीक है, और एक्सपेरिमेंटर देख रहा है कि पेरेंट और बच्चा जो है पार्क में खेल रहे हैं, और पेरेंट बच्चे को खेलता हुआ देख रहा है। तो इसमें अटैचमेंट बिहेवियर क्या हुआ कि पेरेंट क्या है, सिक्योर्ड बेसिस है, मतलब बच्चा सेफ फील कर रहा है कि मैं खेल रहा हूँ, पेरेंट मुझे वॉच कर रहा है। इट्स अ वेरी सिक्योर्ड एनवायरनमेंट, इट्स अ वेरी अटैच्ड एनवायरनमेंट फॉर द चाइल्ड, सेफ एनवायरनमेंट दैट ही डिजायर्स। अब क्या हुआ, सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हुई। एक्सपेरिमेंटर ने क्या किया, एक स्ट्रेंजर आया और वो पेरेंट से बात करने लगा। जब बच्चे ने अपने पेरेंट को स्ट्रेंजर से बात करते देखा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एक स्ट्रेंजर वाली एंजाइटी आ गई। ये कौन आ गया मेरे खेल को खराब करने के लिए, भाई मेरा फादर मुझे देख नहीं रहा या मेरी मम्मी मुझे ऑब्जर्व नहीं कर रही। अब तो उसके अंदर एक कहीं ना कहीं घबराहट आ गई। अब वो झूले पे नहीं जा रहा उतनी देर, क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरे को कोई वॉच नहीं कर रहा, कहीं मैं गिर गया तो। अब नेक्स्ट सिचुएशन, नेक्स्ट एपिसोड आता है कि पेरेंट जो है चला जाता है थोड़ी देर के लिए कह के कि कोई बात नहीं, आप मेरे बच्चे को जरा खिला दीजिए, मैं जरा ये काम करके आया, फोन अटेंड करके आया। अब बच्चे के अंदर क्या आई, सेपरेशन एंजाइटी, उसका पेरेंट चला गया, यानी कि अटैचमेंट लेवल रिड्यूस हो गया। इसे हम सेपरेशन एंजाइटी कहते हैं। और ये एंजाइटी आपने देखा होगा, जब छोटे से बच्चे को स्कूल में हम पहली बार छोड़ने जाते हैं, सेपरेशन एंजाइटी कितना रोता है वो, कई कई दिन तक तो पेरेंट्स को कहा जाता है कि आपने बैठना है क्लास में, you have to sit with the child and see what he does so that his separation anxiety is reduced, so that he is not panicky। अब इस एपिसोड के बाद क्या हुआ, पेरेंट वापस आया, उसने बच्चे को प्यार किया, ये किया वो किया, और स्ट्रेंजर चला गया। फिर बच्चा रीयूनियन हो गया, अटैचमेंट आ गई, रिज्यूम हो गया। फिर पेरेंट चला गया, फिर सेपरेशन एंजाइटी हो गई। अगेन स्ट्रेंजर आ गया, फिर स्ट्रेंजर एंजाइटी हो गई। फिर पेरेंट वापस आ गया, कंफर्ट दिया, रीयूनियन हो गई। देखिए, ये अगर आप कहेंगे ये क्यों बार बार ऐसा हो रहा है, कि यही तो हमारी जिंदगी है। बच्चों के साथ में हर वक्त पेरेंट तो नहीं बैठे रहते हैं, छोटे बच्चों के साथ स्पेशली, और ये एंजाइटी उनको हर एक स्टेज पे होती है। आप सोच रहे हैं कि सिर्फ छोटे बच्चों के साथ है, नो, even when they grow up, when they go in hostel, they don't know what to do, even when they settle in their life, they don't know what to do, they keep asking their parents कि अब हम ये कर लें कि नहीं। तो this is a very साइकोलॉजी में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है हर फिनोमिना को। तो इससे मेजर ऑफ अटैचमेंट पता लगती है कि कोई पेरेंट अपने बच्चे को कितना टाइम, कितनी अटैचमेंट रखता है। कई पेरेंट्स होते हैं जो वो बच्चों को भी ध्यान देते ही नहीं है, वो अपनी जिंदगी में खोए हुए हैं, उनको अपनी लाइफ से फुर्सत नहीं है। तो
तो ऐसे बच्चों के अंदर जो मैं बात कर रही हूँ बायोलॉजिकल उसकी मैच्योरेशन की और बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की, उनकी इतनी अच्छी डेवलपमेंट नहीं होती, बिकॉज दैट लेवल ऑफ अटैचमेंट इज मिसिंग समहाउ. So I hope I am able to put across this situation, the episode of strange situation. तो अब बायोलॉजिकल तो हमने बताया कि जीन्स रिस्पॉन्सिबल है या पेरेंट्स का रोल रिस्पॉन्सिबल है एंड सो ऑन. बट देन वी टॉक अबाउट लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव. According to this view, human development is multiple determined and cannot be understood within the scope of a single framework. That means that our entire lifespan is responsible for growth and development. Entire lifespan means that how the world is growing, how the changes are taking place, how is our personality developed, what kind of relationships we develop in our entire lifespan, or what kind of achievement motivation do we get right from childhood to adulthood. तो डेवलपमेंट किसी एक खास स्टेज के लिए की वजह से पूरी जिंदगी में उसका असर रहे वो जरूरी नहीं. वो कहते हैं सारी लाइफ स्पैन को एक बहुत ही वाइडर पर्सपेक्टिव में हमें देखना पड़ता है. अब इस पर्सपेक्टिव को समझने के लिए एक और मॉडल आया, जैसे कि मैंने अभी आपको एंसवर्थ का अटैचमेंट मॉडल बताया था. अब एक और मॉडल आया, ये पॉल बेल्स ने लिया. इसका नाम होता है सेलेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन विद कंपनसेशन मॉडल, SOC. आई रिपीट, सेलेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन विद कंपनसेशन मॉडल. अब इसके अंदर 3 टर्म्स आ गए अगर आप ध्यान से देखेंगे, सेलेक्टिव, ऑप्टिमाइजेशन एंड कंपनसेशन. 3 आ गए ना वर्ड्स. तो पहला सिलेक्टिव या सिलेक्शन. सिलेक्शन का मतलब है कि हम चूज करें गोल्स को, अपने हमारे लाइफ के क्या गोल्स हैं, क्या टास्क है हमें परफॉर्म करने हैं. ऑप्टिमाइजेशन और कंपनसेशन का, ऑप्टिमाइजेशन मतलब हम उसके लिए एफर्ट्स करें, और कंपनसेशन का मतलब होता है कि अगर हमारे वो एफर्ट्स जो है वो सफिशिएंट नहीं है तो हम किसी और तरीके से उसको कंपनसेट करने की कोशिश करें. जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है तो वो स्पोर्ट्स में अपने आप को कंपनसेट करता है, उसकी डेवलपमेंट स्पोर्ट्स में निकल आती है. और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि पढ़ाई में नहीं अच्छा इसीलिए स्पोर्ट्स में, कई बच्चे बाय चॉइस स्पोर्ट्स में जाते हैं. सो इट इज कॉल्ड सेलेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन विद कंपनसेशन मॉडल. ठीक है, अब हम इस मॉडल को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. देखिए, अगर आपने जब भी ये सब्जेक्ट पढ़ना है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, क्योंकि चाइल्डहुड है और वो ग्रो कर रहा है पूरी थ्रू आउट लाइफ, उसको जब भी हमने किसी भी एस्पेक्ट को समझना है, उसको अगर हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे तो वो चीज जो है हमारे माइंड में बेटर फिक्स होती है. तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए एक बच्चे का एम्बिशन है कि उसने डॉक्टर बनना है. अब उसका एम्बिशन, उसका गोल फिक्स है, उसने सेलेक्ट किया है ये. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज सिलेक्शन. अब वो क्या करेगा, डॉक्टर बनना है तो उसने क्या पढ़ाई करनी है, मेडिकल की पढ़ाई करनी है. उसने सब्जेक्ट्स कौन से लेने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेनी है. So he has to score good marks in all the subjects which are required to become a doctor. और कोई ट्यूशंस भी लेगा इस चक्कर में. अब अगर उसे लग रहा है, ये ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है, देन सपोज उसकी अभी भी एफर्ट्स जो है वो सफिशिएंट नहीं लग रहे हैं उसको, और उसको एडिशनली कुछ और एफर्ट करने की जरूरत है, तो वो जैसे मैंने अभी बताया कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकता है, या एडिशनल रीडिंग्स करे, या कोई असाइनमेंट्स सॉल्व करे जिससे कि उसकी नॉलेज और बढ़े. तो ये कंपनसेशन कहलाता है. तो सिलेक्शन, SOC, सिलेक्शन, ऑप्टिमाइजेशन एंड कंपनसेशन, दे गवर्न द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. आई होप ये तीनों प्रोसेस जो है आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे. तो अब हम इसको लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव को एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, और जो हमने प्रिंसिपल्स पहले पढ़े थे उन प्रिंसिपल्स को एक एक करके ले करके चले कि कैसे हमारे लाइफ स्पैन में फिट होते हैं. तो पहला, अगर जैसे कि हमने बात की थी ना, डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस है. तो अब इसमें मेन आइडिया क्या है कि चाइल्डहुड जो है वो मेन पीरियड है, पर ऐसा नहीं है. हर पीरियड, लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव क्या कहता है, नहीं, सिर्फ एक पीरियड नहीं इंपॉर्टेंट है. लाइफ लॉन्ग है तो हर पीरियड इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटेपन की स्टेज हो, चाहे वो एडोलेसेंट स्टेज हो, अडल्टहुड स्टेज हो, एंटायर लाइफ स्पैन. तो जैसे मान लीजिए एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है. अब आप क्या कहेंगे, क्या ये छोटे बच्चों के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रही है? नहीं हो रही ना.
So that means it is taking place at different stages of at an old stage. So entire lifespan has to be considered to see the development, to study the development of a person. You cannot say one stage is more important than the other. All stages are equally important. Then the second feature is that development is multidimensional. मल्टीडायमेंशनल मीन्स जैसे मैंने बताया कि आपका जो डिफरेंट डायमेंशंस है, फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव, दे चेंज विद पैसेज ऑफ टाइम एंड वन एरिया अफेक्ट्स द अदर. अब मल्टीडायमेंशनल है, जैसे मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन एंड इंटरडिपेंडेंस. तो दैट मीन्स सम डायमेंशंस जो है इसमें कई बार एक्सपैंड करते हैं और कई डायमेंशंस जो है इतने अच्छे ग्रो नहीं करते. लाइक फॉर एग्जांपल किसी की फिजिकल डेवलपमेंट तो बहुत अच्छी हो रही है, पर मेंटल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छी हो रही हो. ऑल्दो देयर इज अ फेमस सेइंग दैट a healthy body lives in a healthy mind or a healthy mind lives in a healthy body. So that means it is not always true कि हमेशा ही ऐसा होगा. तो जैसे आपकी मेमोरी है, इसके एग्जांपल्स हैं मेमोरी, थिंकिंग, इंटेलिजेंस या अटेंशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. ये हमारे कॉग्निटिव के डायमेंशंस हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर के. So development is multidimensional. Then development is characterized by lifelong plasticity. Plasticity का मतलब होता है capacity to change in response to positive or negative environmental influences. How we try to mold ourselves. Plasticity, flexibility. हम अपने वातावरण के हिसाब से अपने आप को किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं ताकि हम नई नई स्किल्स को सीख सकें और अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकें. जैसे फॉर एग्जांपल आपने बुजुर्गों में देखा होगा अक्सर कि वो अपना टाइम को स्पेंड करने के लिए कई बार गेम्स खेलते हैं. कोई चेस खेलता है, कोई कार्ड्स खेलता है, या कोई स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ता है. इन सब चीजों से क्या होता है, उनकी जो ये अल्जाइमर्स जो कई बार बुजुर्गों में देखी जाती है, भूलने की बीमारी, तो वो चीजें डिले हो जाती हैं और कई बार लोगों को आती ही नहीं अगर हम अपने माइंड को एक्टिव रखें. देखिए, अगर आप अपने शरीर को इनएक्टिव कर दीजिए, एक जगह पड़ा रहेगा तो वो पड़ा पड़ा तो खराब हो जाएगा. इसी तरह आपका माइंड भी है, माइंड को भी खराब नहीं होने देना. एक तरफ पड़ा रहेगा तो वो भी खराब हो जाएगा. Then comes development is the result of multiple causation. ये डेवलपमेंट का एक वजह नहीं है, मल्टीपल है. मतलब हमें अगर हम जिंदगी को भी देखें तो हर चीज में आपको मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को वेलकम करना चाहिए. हर प्रॉब्लम का एक हल नहीं होता, हर प्रॉब्लम के कई समाधान होते हैं. हमें चूज करना है कि कौन सा बेस्ट सोल्यूशन है. आप अगर ये कहो कि इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं, ऐसा नहीं है. अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है. तो जितने भी हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस होते हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल हो या एनवायरमेंटल हो फोर्सेस, वो सारे जो है डेवलपमेंट को कॉज करते हैं. और जैसे मैंने इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि अगर आप ट्विंस में देख लीजिए, एक समय पर एक ही फीचर्स, एक ही जैसी शक्ल, सूरत, सब कुछ होते हुए भी दोनों की डेवलपमेंट फर्क होती है, क्योंकि मल्टीपल रीजंस हैं उनके. एक ही रीजन नहीं है कि वो एक ही टाइम पे पैदा हो गए. तो मुझे ये बताइए कि जो लोग ये कहते हैं कि ये अगर एक ही टाइम पे पैदा हुए हैं तो इनका सेम ही सब कुछ है, एक ही ग्रह में पैदा हुए हैं, तो भी ये बच्चे अलग क्यों हो गए? फिर कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई और भी तो कॉज होगा ना. एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट, या जिसमें वो ग्रो कर रहे हैं, या बच्चे का अपना नेचर, क्या ये चीजें कोई मायने नहीं रखती. इसी तरह से अगर दो परिवार में दो बच्चे पल रहे हैं, भाई बहन, या दो बहनें या दो भाई, तो उनकी भी डेवलपमेंट तो अलग है. या घर में कोई अगर एक डिफरेंटली एबल्ड बच्चा पल रहा है और एक नॉर्मल बच्चा पल रहा है, तो उनकी भी तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे. तो ईच ऑफ अस हैज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. सो मल्टीपल कॉजेज आर देयर which are responsible for the development. Then is understanding development requires multiple disciplines. देखिए, इसके अंदर मेन आइडिया ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो वेरियस एस्पेक्ट्स जो है उसको गवर्न करते हैं, जैसे कि बायोकेमिकल रिएक्शन या हिस्टोरिकल इवेंट्स.
तो दैट मीन्स वी कैन से दैट डेवलपमेंट इज मोर ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। तो इसकी स्टडी को हम किसी एक डिसिप्लिन से, या आप कहें साइंस का पार्ट है नहीं, या बायोलॉजी का पार्ट है नहीं, या साइकोलॉजी, ये तो हर एक डेवलपमेंट इज अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन ऑल द सब्जेक्ट्स, चाहे वो न्यूरो साइंसेस हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो फिजियोलॉजी हो, चाहे वो एनाटॉमी हो, चाहे वो साइंसेस के ही डिफरेंट डिसिप्लिन है, सबकी ही तो डोमेन है ये। डेवलपमेंट तो सभी ने स्टडी करना है। साइकोलॉजिस्ट के लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, एक हिस्टोरियन के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके एग्जांपल्स हैं कि जो हमारे जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है उसका इन्फ्लुएंस जो है वो हमारे ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो मल्टीपल डिसिप्लिन्स गवर्न डेवलपमेंट। देन डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स बोथ गेन एंड लॉस। मतलब हमें इस प्रोसेस में कुछ गेन भी होता है, कुछ लॉस भी होता है, और ये जॉइंटली होते रहते हैं। कुछ पाया जाता है, कुछ खो जाता है। जैसे कि मान लीजिए छोटा बच्चा है, जब उसे लैंग्वेज आने लगती है तो वो पुरानी अपनी लैंग्वेज को भूल जाता है। या आप फॉरेन कंट्री में जाते हो तो दूसरे की लैंग्वेज को ज्यादा अच्छा बोलने लग जाते हो, अपनी लैंग्वेज कम हो जाती है। सो इट इज गेन एंड लॉस। देन इट इज कॉन्टेक्चुअल। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में, या फैमिली के, स्कूल, पीयर ग्रुप, सिटीज, नेबरहुड, सबके कॉन्टेक्स्ट में डेवलपमेंट होती है। एंड इसका एग्जाम्पल है कि बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड which is who is reared in a dysfunctional family is different from that of a child grown up in a normal family. तो एक फैमिली जहाँ पे टूटी हुई फैमिली है, जहाँ झगड़े हो रहे हैं, वहां पे जो बच्चे पल रहे हैं और एक जो नॉर्मल फैमिली में बच्चे पल रहे हैं, उनके बिहेवियर में कितना फर्क है। तो कॉन्टेक्चुअल है, किस कॉन्टेक्स्ट में डेवलपमेंट हो रही है उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये मैंने आपको लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव बताया कि पूरी लाइफ स्पैन जो है वो हमारी किस तरीके से हमारे डेवलपमेंट को गवर्न करती है। देन वी टॉक अबाउट बायोइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जिसके बारे में मैंने आपको कल 3 तरीके के एजेंसीज के बारे में बताया था, माइक्रो, मीजो एंड मैक्रो। यहाँ पे मैं आपको ब्रॉनफेन-ब्रेनर के बायोइकोलॉजिकल मॉडल की बात करूंगी। ब्रॉनफेन-ब्रेनर, इन्होंने 4 तरीके के सिस्टम्स दिए हैं। माइक्रो सिस्टम यानी कि इमीडिएट पेरेंट्स, केयर गिवर्स, Meso system, neighborhoods, school, peers, religious institutions. Exosystem, like workplace of parents, mass media, government, social policy. And macro system, historical events, attitudes, ideas of the culture and ethnic group. So all these systems have an influence. Biological भी है ये, ecological भी। Ecological means जो उसका environment है, right from the child to his parents, to his neighborhood, cities, schools, the parents' workplace, the mass media, and all the events taking place worldwide, all the global issues taking place in our environment, say global warming, everything affects the child. Your own culture, your ethnic groups, religious groups, everything. So this is bioecological model, and then we study about cognitive perspective. Cognitive perspective समझने के लिए इसके अंदर 3 अप्रोचेस हैं। प्याजे की अप्रोच, जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंटल अप्रोच कहते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच जो स्टर्नबर्ग की है, और एक और अप्रोच है डेवलपमेंटल कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस अप्रोच। इनके बारे में हम थोड़ा ब्रीफली हर एक के बारे में पढ़ेंगे। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में क्या बताया। देखिए, प्याजे एक बहुत ही महान साइकोलॉजिस्ट, वर्ल्ड के 4 जो मेन साइकोलॉजिस्ट आते हैं उनमें प्याजे, स्किनर, फ्रॉइड और बंडूरा, इन 4 साइकोलॉजिस्ट का नाम सबसे टॉप मोस्ट, वर्ल्ड के 4 उनमें इनका नाम आता है। तो प्याजे ने सारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है इन 4 डिफरेंट स्टेजेस। दीज आर कॉल्ड सेंसरी मोटर, जो कि छोटे बच्चों की बर्थ टू 2 years, और उनके कुछ फीचर्स जैसे कि हमने इन्फेंसी के स्टडी किए थे। देन प्री ऑपरेशनल 2 to 7 years, जो कि चाइल्डहुड स्टेज है, जो कि जिसके भी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। He has named these stages and he has detailed the features of each stage. And इन्होंने बताया कि हम किस तरह से इनके पैटर्न्स बनाते हैं, स्कीमास बनाते हैं और उनको एसिमिलेट करते हैं। Then third is concrete operational 7 to 11 years of age, and formal operational stage that is from 11 years and beyond. So ये 4 stages में
जब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जब बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वगैरह करने लग जाता है, जिसमें उसकी इंटेलिजेंस पीक पे पहुंच जाती है। तो ये पियाजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। फिर है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, जो कि मैंने अभी आपको बताया था स्टर्नबर्ग ने दी। इसे हम नियो पियाजेशियन अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि पियाजे के बाद में ये अप्रोच आई। it focuses on how we process the information। जैसे हम इंफॉर्मेशन को गैदर कैसे करते हैं, प्रोसेस कैसे करते हैं। आपके सामने चीज पड़ी होती है, आप उस चीज को समझ नहीं पाते, या आपके सामने एक प्रॉब्लम आने वाली होती है, आप उसे फोर्सी नहीं कर पाते, अक्सर ऐसा होता है। तो किस तरीके से बच्चों का थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होता है फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस, बाय प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल नॉलेज टू कॉम्प्लेक्स नॉलेज, फ्रॉम सिंपल इंफॉर्मेशन टू कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। दिस इज द फोकस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, जैसे कंप्यूटर करता है। तो कंप्यूटर में जैसे आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है ना, वैसे ही हमारा भी एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है, मेंटल हार्डवेयर, मेंटल सॉफ्टवेयर। अब आप कहोगे ये क्या है? मेंटल हार्डवेयर जो है हमारे कोग्निटिव स्ट्रक्चर्स हैं, हमारी मेमोरीज हैं, जिसमें कि इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। जैसे कि आपकी डिस्क में या सीडी में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, वैसे हमारी मेमोरीज में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। आपको के बचपन की बातें याद है ना, तो वो सारी क्या है? आपकी मेंटल हार्डवेयर। और मेंटल सॉफ्टवेयर क्या है? जिसके अंदर आपके सीरीज ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस आते हैं, जो आप हर वक्त करते रहते हो। जैसे अभी आप क्लास में बैठे हो, अभी आप सीख रहे हो, कुछ स्पेसिफिक चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हो, दीज आर ऑल सॉफ्टवेयर्स। हर चीज में आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्टूडेंट वॉन्ट्स टू डू वेल इन एन एग्जाम, ही मस्ट एनकोड द इंफॉर्मेशन, स्टोर इट इन मेमोरी एंड देन रिट्रीव द इंफॉर्मेशन। जैसे कंप्यूटर कर रहा है ना, बस समझ लीजिए ह्यूमन ब्रेन भी कोई कंप्यूटर तो बहुत छोटी चीज है, पर इंसान का जो ब्रेन है उसी ने तो कंप्यूटर बना दिया ना। तो इंसान का जो ब्रेन है वो किस प्रकार से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, ये हमारी कोग्निटिव डेवलपमेंट है। और तीसरी अप्रोच होती है कोग्निटिव न्यूरोसाइंस अप्रोच। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस अप्रोच माइकल गेजिंगा इनके फादर ऑफ कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस कहे जाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि डेवलपमेंटल कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस क्या है, इसी में नाम इसका छुपा हुआ है। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंटिफिक फील्ड है, जिसमें हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी स्टडी करते हैं और उनका न्यूरोलॉजिकल ओरिजिन देखते हैं। जैसे कि आप कहिए कि एक न्यूरोलॉजिस्ट किसको स्टडी करता है? ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, नर्व्स को, है ना। इसी तरीके से हमारा जो माइंड है वो साइकोलॉजी स्टडी करता है, ठीक है। हमारी सोल को स्टडी करता है। साइकोलॉजी बनाई उन्हीं दो शब्दों से है ना, साइंस ऑफ सोल। सोल को समझ लेना, तो इतना मतलब डीप समझ लेना, कहने का ये मतलब, सोल का मतलब ये टू डीप अंडरस्टैंड अ पर्सन डीपली। तो हाउ आवर माइंड चेंजेस एज वी ग्रो अप, तो इसको दो प्रिंसिपल्स गवर्न करते हैं। एक है डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, जो कि अलग अलग ब्रेन के हिस्से में, कोई आपको पता ही है कि ब्रेन का एक पर्टिकुलर हिस्सा है जो मेमोरी के लिए है, एक हिस्सा है जो कि रिकॉल के लिए है, एक है थिंकिंग के लिए, एक रैशनल थिंकिंग के लिए, एंड सो ऑन। और दूसरा है कोग्निटिव परफॉर्मेंस कंसिस्ट ऑफ ब्रेकिंग डाउन द ओवरऑल टास्क इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि बड़ी सी इंफॉर्मेशन को कैसे हम छोटी छोटी इंफॉर्मेशन में ब्रेक डाउन करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस अप्रोच गिवन बाय माइकल गेजिंगा। एंड देन वी स्टडी लास्टली द सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव। एक्चुअली ये टॉपिक बहुत डिटेल में था, और मैं इसको पूरे अच्छे तरीके से आपको कराना चाहती थी, इसलिए मैंने शायद टाइम एक्सीड कर लिया मुझे लग रहा, पर मैं बस इसको कंक्लूड करने ही वाली हूँ, क्योंकि लास्ट जो है आपका सोशो कल्चरल डेवलपमेंट कैसे होती है हमारे सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। और इस व्यू को किसने सपोर्ट किया? विगोत्स्की। आप लोगों ने इनका नाम जरूर सुना होगा, शायद ही कोई व्यक्ति होगा विगोत्स्की का नाम नहीं जानता होगा। तो इन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट है वो वैक्यूम में तो नहीं हो सकती ना, इट हैपन्स ओनली इन सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। इसकी एक्चुअल में जो मैं आपको ये बता रही हूँ, ये छोटे छोटे एक एक स्लाइड के थ्रू, ये पूरे फुल फ्लेजेड टॉपिक्स हैं साइकोलॉजी के अंदर, और इनको हमें एक एक चीज को बहुत ज्यादा इन डेप्थ में स्टडी करना होता है। पर यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक ओरिएंटेशन दे रही हूँ कि आपको थोड़ा सा बिहेवियरिज्म के बारे में भी बताऊं, थोड़ा प्याजे के बारे में बताऊं, थोड़ा सा विगोत्स्की की थ्योरी के बारे में बताऊं, कुछ स्टर्नबर्ग की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी के बारे में बताऊं।
एक्चुअल में हर एक थ्योरी के ऊपर एक पूरा पूरा एंटायर लेक्चर होता है, पर यहाँ पे मैं क्योंकि एक इस पूरे टॉपिक को बिल्डअप करने के लिए सारे पर्सपेक्टिव्स को समझाना आपको एक बार जरूरी था, तो एक मैं आपको होलिस्टिक व्यू देने की कोशिश कर रही हूँ कि सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव जो है वो विगोत्स्की क्या कहते हैं कि जैसे इंडिविजुअल्स डेवलप होते हैं दे आर एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन पेरेंट्स, टीचर्स एंड अदर्स। इनको इन्होंने अदर्स को इन्होंने कहा MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। मोर नॉलेजेबल अदर्स मतलब हमसे ज्यादा जो नॉलेज रखते हैं उनकी बात की। और एंड हाउ वी डेवलप, वी बिल्ड स्कैफोल्ड्स। स्कैफोल्ड्स का मतलब होता है सपोर्ट सिस्टम, कि ये पेरेंट्स हमारे और टीचर्स हमारे क्या है, ये हमारे सपोर्ट सिस्टम है। जैसे कि एक घर बनाते हैं, आप वहां पे बल्लियां लगा देते हैं ना ताकि छत को सपोर्ट दे सके, उन्हें हम स्कैफोल्ड्स कहते हैं। इस प्रोसेस को स्कैफोल्डिंग की कहा जाता है। जब छत पक्की हो जाती है तो आप धीरे से वो सपोर्ट हटा देते हैं। ऐसे ही हमारी जिंदगी है, जब हमारे बच्चों की बुनियाद मजबूत हो जाती है तो पेरेंट्स धीरे धीरे करके अपना सपोर्ट जो है वो विड्रॉ करते हैं ताकि उनको इंडिपेंडेंट बना सके। नॉट दैट कि वी डोंट वांट टू सपोर्ट देम, बिकॉज वी वांट दैट दे शुड बी इंडिपेंडेंट। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज स्कैफोल्डिंग, और ये सपोर्ट सिस्टम को हम स्कैफोल्ड कहते हैं। तो ये सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव है। और इसके साथ में अब मैं आप लोगों को एक बार समराइज कर देती हूँ कि आज हमने इस पूरे टॉपिक में क्या क्या किया। इसमें हमने सबसे पहले क्या शुरू किया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, और इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने समझा। देन वी टॉक्ड अबाउट वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, interrelation, continuity, cephalocaudal, and so on. Then we talked about different stages of development. हर एक के हमने फीचर्स को डिस्कस किया, और adolescence को particularly डिटेल में। वो इसलिए क्योंकि आप लोग बीएड के जो टीचर्स हैं वो कल को adolescent बच्चों से सबसे ज्यादा डील करने वाले हैं, और इनकी प्रॉब्लम्स काफी डिफरेंट होती हैं, इस वजह से इनको स्टडी करना बहुत जरूरी है। Then we talked about issues in development like nature, nurture, continuity, discontinuity, activity, passivity, universality, and context specific. Then we talked about 9 developmental tasks of adolescence. Then, of course, last but not the least, we studied about different perspectives in child development. और इसके अंदर हम लोगों ने ये सारे पांचों मॉडल्स किए, बायोलॉजिकल, लाइफ स्पैन, बायोइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशो कल्चरल। तो ये पूरा टॉपिक जो था मैंने आपको किया है। और इसके बाद मैं आपको, जैसे आप इस पे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जैसे आपको कोई भी पर्टिकुलर स्टेज इन फैंसी या चाइल्डहुड या एडोलेसेंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने को कहे जा सकते हैं, या प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, जब भी आप प्रिंसिपल्स बताएं एग्जाम्पल्स के थ्रू बताएं, या कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताएं तो एग्जाम्पल्स दें। साइकोलॉजी की ब्यूटी ही यही है कि जब भी हम अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू अपनी बात को कहते हैं तो उस बात का असर बहुत अच्छा होता है। फिर हम बात करेंगे मेजर इश्यूज इन डेवलपमेंट जो हमने डिस्कस किए थे यहाँ पे। देन थ्योरीज, डिफरेंट थ्योरीज, अभी मैं आपको बता रही थी डिफरेंट लोगों ने इसके बारे में अलग अलग थ्योरीज दी हैं डेवलपमेंट की। एंड देन इसके बारे में हमने डिफरेंट पर्सपेक्टिव स्टडी किए हैं यहाँ पे, जैसे कि बायोइकोलॉजिकल एंड सोशो कल्चरल वगैरह, और लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव। इसके बारे में किसी के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है कि आप इसके बारे में बताएं। So this is all that I had to say, and I am now stopping the presentation and invite you to ask questions or make any observations or comments, whatever you have gained from this. And as I would just like to go through your chat boxes, जो कि मुझे बीच बीच में मैसेजेस आ रहे थे, तो मैं एक बार ही देखना चाहूँगी कि अगर किसी ने कोई क्वेश्चन यहाँ पे रेज किया है। तो जैसे आपने, किसी ने कमेंट किया है कि ग्रोथ एक स्पेसिफिक टाइम बाउंड प्रोसेस है एंड डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, क्षितिज हैज कमेंटेड। Then some questions I have asked, they have responded the answers, जिसमें मैंने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पूछा था। और इंटेलेक्चुअल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, और किसी ने रिमार्क किया मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड, ट्रूली एग्रीड।
और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, जैसे कि कहते हैं ना एडिशनल रिलेशनशिप नहीं होती, एक मल्टीप्लिकेशन है। जैसे कि किसी का एरिया निकालना है तो लेंथ और ब्रेथ को जोड़ते नहीं है, मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही इन्होंने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को मल्टीप्लाई करके किस तरीके से एक डेवलपमेंट होती है उसको समराइज किया है। और कुछ लोग पूछ रहे हैं वर्कशॉप कब होगी, उसके बारे में मैं अभी आंसर करूंगी। और कुछ लोगों ने कमेंट्स दिए हैं, थैंक्स करा है, उसके लिए मैं आप लोगों की थैंक्स बोलूँ। हाँ जी, अब आपके जो क्वेश्चंस हैं, हाँ जी, पीपीटी प्रोवाइड हो सकती है। मैंने आपको पहले भी ये बताया कि ये जो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसके अंदर मैं आपको शेयर कर दूंगी। वैसे ये आपके इग्नू के नोट से ही हमने प्रेजेंटेशंस बनाई हैं, क्योंकि आपके इतने अच्छे नोट्स हैं ये इग्नू के, और मैं इनको बहुत अच्छा, नॉट ओनली फॉर यू बट ऑल्सो फॉर अदर बीएड स्टूडेंट्स मैं कंसल्ट करती हूँ। और चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप एक मेरा मतलब, मैं वेरी पैशनेट अबाउट साइकोलॉजी एंड बिकॉज मैं इस सब्जेक्ट को शुरुआत से पढ़ाती आई हूँ बीएड और एमएड, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब्जेक्ट पढ़ाना। और हालांकि इसमें और भी 2 टॉपिक्स थे मैं कवर कर सकती थी, बट ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम I could cover these 2 topics only. If you have any questions, you can ask, please. Or want to make any observation, you can unmute yourself. All of you, please unmute yourself. And if you want to say something, you can say, and ask anything, you can ask. Regarding workshop, somebody was asking, I think. वर्कशॉप के बारे में आप पूछ रहे थे। तो देखिए, आपका जनवरी बैच है और दिसंबर में आप लोगों ने एग्जाम्स देने हैं, तो आपकी जो वर्कशॉप है ये अभी तो फिलहाल जो सिचुएशन है वो लॉकडाउन की है, तो ये वर्कशॉप फेस टू फेस मोड पे ही होती है। तो जैसे ही ये रीजनल सेंटर के साथ में हम कंसल्ट करके लगाने की कोशिश करेंगे, और सविता मैम भी है शायद ग्रुप में मेरे ख्याल में, तो अगर सविता मैम कुछ बता सके इसके बारे में मैम।